अगर आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं कि भैया आज जो हमारा वो तीसरा वीडियो है कि हम तीसरा वीडियो आप लोगों को ये हमारा तीसरा वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसको हम समझें कि भैया यूरोप में हम आप लोगों को 2 वीडियोस दे चुके हैं, उसमें हम आप लोगों को पूरी चलो ये आपका आखिरी वीडियो होगा और इसमें पूरा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी जाइए और वो वीडियोस देखिए। चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था वह कैसे हुआ था, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें समझते हैं कि भैया कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ है। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ भैया वो कब और कैसे हुआ। जर्मनी के एकीकरण में कौन से लोग थे, ऐसे मेन इम्पोर्टेंस करेक्टर्स उनके बारे में पढ़ते हैं कि भैया कौन से ऐसे लोग थे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। बहुत से छोटा वीडियोज़ होगा जो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और हर साल बनते हैं। मतलब ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये 2 क्वेश्चंस ना बनते हों। एक तो है जर्मनी का एकीकरण, एक तो है इटली का एकीकरण। इसमें से एक क्वेश्चन 100 में से 100% आपको एग्ज़ाम में रखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि इसमें से किसी साल छूटता नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन ना बने, हर साल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। या तो आप लोगों को 2 नंबर के बनेंगे या तो आप 4 नंबर के, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़रूर एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा, लिख के रख लो आप लोग कि भैया समझते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण देखते हैं कि इसमें क्या था। जो जर्मनी के एकीकरण में जो थे वो मध्यम वर्ग के लोग बहुत प्रबल राष्ट्रवादी हुआ करते थे। जो मध्यम वर्ग का एक वर्ग हुआ करता था, मध्यम वर्ग के लोग जो हुआ करते थे वो भैया प्रबल हुआ करते, प्रबल राष्ट्रवादी हुआ करते। क्या प्रबल राष्ट्रवादी, जो मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे वो प्रबल राष्ट्रवादी और पढ़े लिखे हुआ करते थे। मतलब उनके पास वो मतलब एजुकेटेड हुआ करते थे। वो जो उनके पास मतलब शिक्षा के पास हर संसाधन थे। जो यूरोप में सबसे अगर बूझा जाए तो यूरोप में एक ऐसा मतलब यूरोप में मध्यम वर्ग के लोग प्रबल राष्ट्रवादी थे, क्योंकि उनके पास हर ऐसा संसाधन था। क्योंकि जो लोग एजुकेटेड होंगे उनके पास मतलब हर संसाधन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है। इसीलिए जो यूरोप में था वो यूरोप में मध्यम वर्ग के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग भैया जो थे जर्मनी में, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो प्रबल राष्ट्रवादी थे। इसमें क्या लिखा है कि भैया इसमें मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। जो इसमें जो प्रबल राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो जर्मन के लोगों में, जो कौन थे जर्मनी में जो लोग रहते थे वो कौन से मध्यम वर्ग के लोग। इसमें जो थे राष्ट्रवादी भावनाएं ज़्यादा पनपती थी। इसमें राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में पनपती थी। किन लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों में। मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। मध्यम वर्ग के लोगों ने सन 1948 ईस्वी में, कब, सन 1948 ईस्वी में मध्यम वर्ग के लोगों ने सन 1948 ईस्वी में एक महासंघ बनाया। क्या बनाया भैया, एक महासंघ बनाया। मध्यम वर्ग के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने एक महासंघ बनाया, और उन महासंघ बनाया मतलब एक ग्रुप बनाया, महासंघ। अपना मध्यम वर्ग के लोगों ने एक महासंघ बनाया और अपना एक ग्रुप बनाया। और कहा 7 वर्षों तक लगातार प्रयास किए। उन लोगों ने क्या किया, 7 वर्षों तक लगातार प्रयास किए। उन लोगों ने 7 वर्षों तक तो मतलब जो था उन्होंने 7 वर्षों तक लगातार प्रयास किए कि हम इसमें भैया राष्ट्रवाद, हम इसको एक बार राष्ट्र के रूप में उदित करेंगे। किसको, जर्मनी को। इन्होंने कहा कि भैया 7 वर्षों तक लगातार प्रयास के बाद इटली के जर्मनी की मतलब एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। 7 वर्षों तक इन्होंने प्रयास किया और 7 वर्षों के बाद जो जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो भैया क्या हो गई, पूरी हो गई। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो गई। कब, फिर क्या हुआ भैया, जर्मनी के एकीकरण का जनक, मेन इंपॉर्टेंट जनक ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उससे आपसे पूछ सकता है कि बताइए भैया कि जर्मनी का जो एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था भैया, ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क था, बिस्मार्क,
ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का कहाँ का भैया, जर्मनी का मतलब एकीकरण का जनक या पिता कहा जाता था। किसको, फादर ऑफ जर्मनी, मतलब फादर ऑफ जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए फादर ऑफ जर्मनी का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलना है ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है फादर ऑफ जर्मनी का पिता, मतलब जनक कहा जाता। कब हुआ, 1800 मतलब 1800 मतलब तो हुआ 8 जनवरी 1871 ईस्वी में, 8 जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये दो इम्पोर्टेंस कैरेक्टर्स हैं, इनको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे लोगों से पूछे जा सकते हैं। कौन से, अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि भैया कौन है, ऑटो वन बिस्मार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना विलियम प्रथम को। कौन था भैया, कौन था विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम। इनका पूरा नाम क्या है, काइजर विलियम प्रथम। इनका नाम, पूरा नाम जो है भैया वो है काइजर विलियम प्रथम। क्या है, काइजर विलियम, क्या है, काइजर विलियम प्रथम। इनका पूरा नाम है काइजर विलियम प्रथम, इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका, काइजर विलियम प्रथम, इनका पूरा नाम है। कौन, कब बने, ये भी पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, कब बना, 1871 ईस्वी में। कब बने, 1871 ईस्वी में बने। कब, कौन, विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। कब, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में बने। कौन, फिर आप लोगों को ये इतने पॉइंट लिख देने, आप लोगों को नंबर मिले। ऐसा नहीं है कि नंबर ना मिले, नंबर आप लोगों को अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो आप लोगों को अगर आप लोगों को सामाजिक में अच्छे नंबर चाहिए, अगर आप लोगों को सामाजिक में अच्छे नंबर चाहिए, तो आप लोगों को लिखने का एक पेपर में, एग्ज़ाम में लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे। अगर हम एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ लिखें तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी लिखनी है। क्या, एनसीईआरटी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं, अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं, मगर उसमें एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्यों एनसीईआरटी किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी ज़्यादातर अगर आप लिखे हैं, याद करिए, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप लोग एसएसटी पढ़ते हैं तो इसमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद में आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। जैसे हमने लिखा कि एक टॉपिक लिख लिया है, एक टॉपिक, फिर ऐसे दूसरा टॉपिक, तीसरा, ऐसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख कर आना है। अगर आप लोग ऐसे एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आप लोगों की कॉपी देखेगा और वो क्या करेगा, टॉपिक पढ़ लेगा, तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ। अगर आप लोग लिख के आएंगे पूरी राइटिंग स्किल लिख के आएंगे, पूरी राइटिंग यहाँ से यहाँ तक राइटिंग, तो उसको अच्छे समझ में नहीं आएगा, वो मतलब ऐसा नहीं सोच पाएगा कि इसने बीच में क्या लिखा है। अगर आप टॉपिक बाय लिख कर आएंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर्स मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं भैया इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ। भैया इटली का ये तो हमने पढ़ लिया भैया जर्मनी का एकीकरण। अब पढ़ते हैं भैया इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ। इटली का एकीकरण पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं कब भैया, 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। 19वीं शताब्दी जब थी वो इटली भैया कब, 7 राज्यों में, कब 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। कब, 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इटली कितने राज्यों में, 7। जब इटली पहले थी कि इटली जो थी पहले वो 7 राज्यों में पहले विभाजित की गई थी। इटली जो थी पहले 7 राज्यों में विभाजित की गई थी। किस लिए कि इटली में जो था इसमें एकता नहीं थी, इसमें लोगों में एकता नहीं थी, इसमें अनेकता थी। क्योंकि जो लोग हुआ करते थे वो मतलब अपने मन से शासन करते थे, ऐसा नहीं था, वो मतलब किसी की मानते नहीं थे। अगर एकता मतलब उसमें कतई एकता नहीं, राजा अगर एकता के पीछे एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, मतलब लड़ते थे, उसमें एकता नहीं थी कभी। अब क्या था यहाँ कि यहाँ राजा एक दूसरे के विपरीत थे। यहाँ जो राजा थे वो एक दूसरे से परस्पर युद्ध करते थे। यहाँ अगर किसी मतलब मान लिया यहाँ राजा एक दूसरे के विपरीत थे और इनमें एकता नहीं थी, और इनमें एकता भी नहीं थी। जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो राजा थे यहाँ राजा एक दूसरे के विपरीत थे और उनमें एकता नहीं थी। और उनमें क्या थी, एकता भैया नहीं थी। उनमें जो राजा हुआ करते थे उनमें एकता नहीं थी। कभी कभी एकता के कारण राजा एक दूसरे से युद्ध करने लगते थे। कभी कभी क्या होता था भैया, एकता करने अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ हमें एकता करनी चाहिए, तो दूसरे लोग क्या करते थे कि
ये हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो वे एकता नहीं, तो वे एक दूसरे से युद्ध करने लगते थे। क्या युद्ध करने लगते थे? 19वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं घटी। 19वीं शताब्दी के मध्य भैया क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण इटली एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। क्या? जिसके कारण इटली एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। जो था भैया कि 19वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने इटली का पूरा रंग बदल दिया। इटली का जो था वो पूरा रंग बदल दिया। पूरे जितने लोग थे वहाँ की पूरी राष्ट्रवादी भावना ही कर दी। जो इटली में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे क्या हुआ? इटली में एक लहर आई, एक सुनामी आई, ऐसी सुनामी आई जो उसने एकता की सुनामी आई और उसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में उदित किया। कब? बहुत सी ऐसी क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म हुआ। ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी मतलब जो संस्थाएं थी उनका जन्म हुआ। और कब? इटली सन 1970 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। कब हुआ? 1970 ईस्वी में इटली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। और भैया बताया जाता 1970 में। कब हुआ भैया? 1970 ईस्वी में इटली एक राष्ट्र के रूप में उदित हुई। इटली भी एक राष्ट्र के रूप में उदित हुई। आपने भैया 2 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। क्या? एक तो जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली। इसमें से मतलब जो आता है इसमें से 100 में से 100% इसमें से चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस मतलब इटली और जर्मनी से ही पूछा जाएगा कुछ। अगर आपसे पूछ दे इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ, और इसमें पूछ दिया जैसे पूछ दिया और फिर पूछ दिया कि विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट बनाया गया, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। कहीं से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बने वो यहीं से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन। देखो जो एग्जामिनर होता है वो ऐसा नहीं करता है कि कोई छोटा पॉइंट मिल गया उसको रख दिया, नहीं, वो हाईलाइट, जो पॉइंट हाईलाइट होता है उसको ही एग्जाम में देता है। जो हाईलाइट होगा, जो मोटी हेडिंग्स से लिखा होगा उसको ही देता है। कि अगर बच्चे ने कुछ भी, जो आप लोगों की एनसीईआरटी बनती है वो 90 मतलब जो इसमें 90 क्वेश्चन, जो 90 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किताब से ही होते हैं। किताब से मतलब सब किताब से होता है। मतलब हाईलाइट अगर आपने थोड़ी सी भी बुक मतलब अच्छे से रीड की है तो आप लोगों को उसमें से नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।